नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैंने कल शाम को और आज सुबह के वीडियो में आपसे कहा था कि जो भी आज प्रधानमंत्री लाल किला की प्राचीर से भाषण देंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस भाषण से बहुत सारी चीज़ों के संकेत मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने वो संकेत पकड़े होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने बात की थी तो मुझे जो संकेत मिले वो चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है आप भी शायद उससे एग्री करते हो। दरअसल आज के प्रधानमंत्री के भाषण का अगर आप विश्लेषण करें तो मोटे तौर पे मुझे दो चीज़ें बिल्कुल उनके भाषण से साफ दिखी। एक था राहुल गांधी का डर या राहुल गांधी की कही बातों का असर, और दूसरा संघ से मिन्नतें। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल साफ दिखी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री ने अपने कमज़ोर होने की एक निशानी के तौर पे या इशारे के तौर पर बता दिया। बढ़ाई कर रहे थे अपनी, लेकिन समझने वाले को समझ में आ गया कि वो दरअसल वो उनकी कमज़ोरियां हैं, कामयाबी कम है। लेकिन उन सब पे बात करने से पहले ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री के भाषण को डिकोड किया जाए। प्रधानमंत्री ने आज इतना लंबा भाषण दिया, फिर से भाई को मानना पड़ेगा, तारीफ करनी पड़ेगी मोदी जी की, इसलिए तो कि कम से कम इतने लंबे लंबे भाषण देने की कैपेसिटी कहाँ से आती है। काश इसका 10% भी मीडिया को फेस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती तो मज़ा आ जाता। खैर छोड़िए, वो बात कभी और। आज प्रधानमंत्री के भाषण में मुझे क्यों राहुल गांधी का डर या राहुल गांधी का असर दिखा, पहले उसकी बात कर देते हैं। एक चीज़ बताइए, राहुल गांधी ने पिछले कई सालों से कुछ मुद्दे ऐसे उठाए हैं जिस पे वो अडिग हैं। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं माने। वो आज भी अडिग हैं। और उन चीज़ों का अगर आप फहरिस्त उठाओगे आप, तो एक चीज़ उन्होंने बहुत पहले से बोलनी शुरू की थी, वो था कि ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है और जीएसटी एक बहुत बड़ा लोचा है। लगा था बीजेपी को कि वक्त के साथ 2 चुनाव हारने के बाद, 3 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ये मुद्दा छोड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी आज भी जीएसटी से पीछे नहीं हटे। अल्टीमेटली थक हार के प्रधानमंत्री ने जीएसटी में बदलाव के संकेत दे दिए। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने रिवॉल्यूशन किया है 8 सालों में, लेकिन असल बात यही है कि राहुल गांधी जो जीएसटी के मुद्दे को लेकर मध्यम वर्ग के व्यापारी और उनकी बात करते हैं ना, ये उसका असर है कि मजबूर हो गई सरकार कि इस जीएसटी में बदलाव लाया जाए। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब एक और जहां राहुल गांधी का इम्पैक्ट प्रधानमंत्री के भाषण में मुझे साफ दिखा, वो है राहुल गांधी का दूसरा मुद्दा, जिस मुद्दे ने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सारी उम्मीदों पर पानी फेरा। जहां पर राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि वोट चोरी के सहारे सरकार बनाई, वरना नहीं बनती थी, और वो मुद्दा था संविधान का मुद्दा। याद है आपको, संविधान खतरे में है, ये ऐसा चस्पा किया राहुल गांधी ने कि बीजेपी चाहे कैसे भी 240 पे लटक गई और आज बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है। अब इस बैसाखी पे क्या बड़ा खतरा है, ये कुछ दिन पहले जगन मोहन रेड्डी ने बता दिया कि भाई चंद्रबाबू नायडू, आपकी सबसे बड़ी बैसाखी तो राहुल गांधी के साथ खड़ी है, राहुल गांधी के साथ चलने को तैयार है।
अब वहां पर प्रधानमंत्री को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही, चंद्रबाबू नायडू की दिक्कत सबसे बड़ी क्या है? चंद्रबाबू नायडू की दिक्कत यह है कि चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि उनका जो अपना जनाधार है वो इसलिए खिसक जाएगा कि बीजेपी पर ये एक बहुत बड़ी तोहमत लग गई है कि ये संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, इसीलिए चुनाव में गड़बड़ियां करती है, एसआईआर के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करके संविधान को बदलना चाहती है। ये चंद्रबाबू नायडू को भी सबसे बड़ा डर है कि इससे मेरी अपनी जमीन खिसक जाएगी। तो प्रधानमंत्री सीधे तौर पे कह नहीं सकते, इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से संविधान की तारीफ की, लोगों को मैसेज देने की कोशिश की कि हम संविधान नहीं बदलना चाहते हैं। संविधान की तो तारीफ की, उसमें संविधान निर्माताओं की जब बात आई तो नेहरू का जिक्र भी कर बैठे और नेहरू की भी एक तरह से तारीफ लाल किले की प्राचीर से कर बैठे। ये सिर्फ और सिर्फ वो जो लाल किताब लेके राहुल गांधी घूमते हैं ना, ये उसका असर है। पूज्य बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। भारत का संविधान गत 75 वर्ष से एक प्रकाश स्तंभ बन करके हमें मार्ग दिखाता रहा है। भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। आज मंच से प्रधानमंत्री ने एक इशारा तो कर दिया कि वो जो 75 साल में रिटायरमेंट की बात मोहन भागवत कह रहे थे वो नहीं करने वाले हैं। वो दिवाली तक की बात कर रहे हैं, 2035 की बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने एक तरह से संघ को इशारा तो कर दिया कि मैं कहीं रिटायर नहीं होने वाला हूं। अपनी पार्टी को भी इशारा कर दिया, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी हो जो उम्मीद में बैठे थे, सबको इशारा कर दिया। लेकिन आज उस मंच से आरएसएस के 100 साल के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं और कह रहे हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए जाने न्यौछावर कर दी। इतना बड़ा झूठ मंच से बोल दिया है। और आपको मालूम है, संघ के 100 साल की तारीफ करते करते प्रधानमंत्री ने बहुत लंबी चौड़ी बातें कही। वो सीधा सीधा संघ को खुश करने की कोशिश थी। संघ से एक तरह से मुझे तो मिन्नत नजर आई कि संघ से मिन्नत करें कि भाई मुझे प्रेशर मत डालो 75 साल पे रिटायर होने के लिए। संघ से मिन्नत की और साथ में ये भी दर्शा दिया कि मैं 75 साल में रिटायर नहीं होना चाहता हूं। तो संघ को एक तरह से संघ की लाल किले की प्राचीर से तारीफ करना मतलब यही है कि संघ से घबराए हुए हैं और संघ से मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में आज जो भारत के अलग अलग मंत्रालयों ने एक पोस्टर जारी किया, आपको मालूम है, कार्ड जारी किया, जिसमें आज़ादी को लेकर शुभकामनाएं, जिसमें महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह है और दूसरे जो सुभाष चंद्र बोस हैं, लाल किले की प्राचीर है। लेकिन उसके पीछे, उन सब के बीच में, माफ़ कीजिएगा, सावरकर की फोटो लगाकर मुझे लगता है कि सन 47 से लेकर अब तक महात्मा गांधी या जो हमारे देश के आज़ादी के शूरवीर हैं, उनका इतना अपमान कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ जब आप महात्मा गांधी के साथ सावरकर की तस्वीर लगाते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि आप संघ को खुश करना चाहते हैं, संघ को जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, संघ की तारीफ करते हैं और ये भी कहते हैं कि इस देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। यही तो कांग्रेस पूछती आई है, यही तो लोग पूछ रहे हैं कि कोई तो एक बता दो जब संघ ने के किसी आदमी ने आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर किए। अरे संघ तो वो संस्था है जिसकी आइडियोलॉजी से इस देश के महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे जुड़े हुए थे।
संघ तो वो है जिसने इस देश के संविधान को मानने से मना किया था। संघ तो वो संस्था है जिसने इस देश के झंडे को एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश के लिए प्राण न्यौछावर किया और साथ में कह रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री से ये है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है संघ, तो कौन सा दुनिया में ऐसा एनजीओ है जिसके प्रमुख को ZYX न जो बोलो इतनी बड़ी सिक्योरिटी मिलती है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बराबर की सिक्योरिटी उन्हें मिलती है। कौन सी ऐसी एनजीओ है जिसके अकाउंट्स में बेतहाशा पैसा आ रहा है और उसको कोई टैक्स नहीं लगता, कोई उसका ऑडिट नहीं होता? कौन सी एनजीओ के पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है जितनी संघ के पास है? ये कैसी एनजीओ है भाई? एनजीओ है तो फिर इनके प्रमुखों को आप स्टेट ऑनर क्यों देते हैं, इतनी सुरक्षा क्यों देते हैं, इतना सब कुछ क्यों मिलता है तामझाम इनको? ये तो इस देश को टैक्स भी नहीं देते। एक महीने के 20,000 30,000 कमाने वाले से आप 15,000 कमाने वाले से आप किसी ना किसी रूप में टैक्स लेते ही लेते हो, लेकिन अरबों रुपए की मालकिन संघ जैसी संस्था से जिसे आप एनजीओ कर रहे हो, टैक्स का 1 रुपया नहीं लेते। दिल्ली में जो नया दफ्तर बना, एक बार जाके देखिए, लोग हैरान हो जाएंगे उस दफ्तर को देखिए कि ये संघ जैसे जो अपने आप को एनजीओ कहती है, जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, एनजीओ रजिस्टर्ड भी करनी पड़ती है, ये तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो ये चीजें आप पार्टी या चुनावी भाषण में, पार्टी के भाषण में, पार्टी दफ्तर में वहां बोलिए, लेकिन कभी सदन के अंदर झूठ बोलते हैं, कभी आप लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। ये चीज कहाँ शोभा देता है किसी प्रधानमंत्री को? कभी तो आप इतिहास का पार्ट बनोगे, तब इतिहास में ये सब चीजें लिखी जाएंगी। जो आपकी कामयाबी है वो कहीं पीछे छुप जाएंगी, जो भी कामयाबी हुई है यही चीजें आगे रहेंगी, क्योंकि अब देश बदल रहा है। देश कैसे बदल रहा है, ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये अकेला शख्स, किसी ने बहुत सही लिखा था, एक मैं आपको बताता हूँ, श्रवण गर्ग। ये श्रवण गर्ग का पोस्ट है एक्स पर, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। राहुल गांधी की आज की फोटो, जब बारिश में खड़े होकर कांग्रेस दफ्तर में ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद राष्ट्रगान कर रहे थे, ऊपर से बारिश हो रही थी, तो श्रवण गर्ग ने लिखा कि 140 करोड़ के मुल्क में सिर्फ एक आदमी का सहारा भी इतना फर्क पैदा कर सकेगा, कभी सोचा ना था। ये श्रवण गर्ग कह रहे हैं, जिन्हें 5 दशक के आसपास पत्रकारिता में हो चुके, कई अखबारों के संपादक रह के अब रिटायर हुए हैं, अब राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। यानी इस शख्स ने, श्रवण गर्ग ने, एक पत्रकार के नाते इस देश को जीरो से हीरो बनते देखा है, इतना लंबा सफर तय किया। अगर वो शख्स ये कह रहा है कि एक आदमी का सहारा इतना फर्क पैदा करेगा, ये कभी सोचा ना था, तो समझिए, बात की गहराई को समझिए, बात के वजन को समझिए। अब देश लाल किले के प्राचीर में हो चाहे कहीं हो, कहीं देख लीजिए, अब देश दूसरी तरफ देख रहा है। क्योंकि आज भी आप सोशल मीडिया देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण से लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, भाई सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान, न ट्रंप का नाम लिया, न अमेरिका का नाम लिया, न चीन का नाम लिया, किसी का कोई नाम नहीं, एक शब्द उनके बारे में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बैशिंग, जो इस देश के नेताओं का एक पुराना एक जुमला हो गया है। अब तो मैं तो कहूँगा 1947 से लेकर अब तक यही जुमला इस देश के नेताओं को आता है और वो हर बार करते हैं जो भी सत्ता में। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त रिस्पॉन्स कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान धमकियां दे रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये इसी राज में हो रहा है और आप अभी भी वहीं अटके हैं पाकिस्तान राग पर। लोगों को समझ में आ रही चीज है। कम से कम आज तो ट्रंप का नाम ले लिया होता, आज तो चीन को लाल आंख नहीं तो सिर्फ आंख ही दिखा दी होती, तो शायद लगता कि नहीं, प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना, 56 का तो नहीं रहा, लेकिन अब 16 का भी नहीं। लेकिन क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, इसी भाषण में प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी कई बार झूठ भी बोला है और कई बार फजीहत एक तरह से ऐसी भी की है जो अपने पे ही उन पे सवाल उठाती है, अपनी सरकार पे। उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, हम जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं।
अरे भाई, आप तो 11 साल पहले सत्ता में ही इसी वादे से आए थे कि आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब आप 11 साल बाद प्राइवेट सेक्टर में 3.5 करोड़ नौकरी देने का वादा कर, मतलब प्राइवेट सेक्टर में 3.5 करोड़ नौकरी जनरेट करने की बात कर रहे हैं। 11 साल बाद आपको हर साल, अब तक तो देश को 22 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। तो आपने ये साबित कर दिया कि आप झूठ बोल रहे थे तब तक। फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में घुसपैठियों ने डेमोग्राफी खराब कर दी है। और मजे की बात है, जब प्रधानमंत्री मंच से ये बात कह रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह नीचे बैठ के ताली बजा रहे थे। जबकि असल हकीकत यह है कि अगर प्रधानमंत्री 11 साल बाद लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं कि इस देश में घुसपैठिए जो है वो कब्जा कर रहे हैं जमीनों पर और हमारी जो है बहनें माताओं को जो है वो तंग कर रहे हैं, जो भी है, तो ये तो सवाल आप दोनों पे ही उठता है। 11 साल से सरकार आपकी है, आप प्रधानमंत्री, वो गृह मंत्री है। ये घुसपैठिए इस देश में घुस कैसे रहे हैं? कहां से आए हैं ये घुसपैठिए? आए हैं तो क्यों अभी तक निकाले नहीं गए? अगर आप कहते हो कि हमसे पहले से थे, तो 11 साल से निकाले क्यों नहीं आपने? अब 11 साल बाद क्यों याद आ रहे हैं आपको कि इस देश में घुसपैठिए हैं? तो नाकाम तो आप हैं। फिर तो आप दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार छोड़ के जाना चाहिए। नाकामी तो आपकी है, वही 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की सरकार थोड़ी है। 11 साल है, तीसरी टर्म है आपकी, और आप अब कह रहे हैं कि देश में घुसपैठिए हैं। तो या तो आप नाकाम हैं या आपके गृह मंत्री नाकाम हैं। कोई तो है, जिम्मेदारी लीजिए। तो प्रधानमंत्री ने अपने पे ही सवाल क्यों खड़ा कर दिया अपनी सरकार पे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक से हमारे वीडियो की रीच बहुत बढ़ती है, जो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको मालूम है, मेरे लिए सबसे ज़रूरी है आपका कमेंट्स, जो कमेंट सेक्शन में होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी गुजारिश और है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।